नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस की जो लगातार मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास चला रहा हूँ, उसका जो सेट नंबर 28 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो जल्लीकट्टू है किस भारतीय त्यौहार के साथ इसका संबंध है, किस भारतीय त्यौहार से यह जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा जल्लीकट्टू का संबंध होता है पोंगल से, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्लीकट्टू जो एक परंपरागत जो है त्यौहार है कहाँ का, तो यह तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक परंपरागत क्या होता है, खेल है, सॉरी ये खेल है, क्या है, तो जल्लीकट्टू जो है एक परंपरागत खेल है तमिलनाडु का, तथा यह पोंगल त्यौहार के अवसर पर जो है आयोजित किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। पोंगल त्यौहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसी त्यौहार के अवसर पर ही जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोंगल। इसमें मेनली होता क्या है जल्लीकट्टू खेल में, तो जल्लीकट्टू जो खेल होता है इसमें बैलों, जो बैल आपके होते हैं, जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनकी मनुष्य के साथ लड़ाई कराई जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वहाँ का खेल है तमिलनाडु का जल्लीकट्टू। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। तो यह जो है जल्लीकट्टू जो खेल है आपका पोंगल त्यौहार के अवसर पर आयोजित कराया जाता है। लोक नृत्य घुमुरा, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो लोक नृत्य घुमुरा है इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो आप याद रखिएगा घुमुरा का संबंध जो है आपका उड़ीसा से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का यह एक इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है घुमुरा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। घुमुरा के अलावा जो है कुछ अन्य लोक नृत्य भी हैं जो आपको उड़ीसा में मिलेंगे, जैसे जैसे आपका कर्मा हो गया, छऊ हो गया, कर्मा छऊ, कर्मा हो गया, छऊ हो गया, ये दोनों भी आपके लोक नृत्य हैं कहाँ के, तो उड़ीसा के। इसके अलावा डंडारी भी, डंडारी, डंडारी भी जो है लोक नृत्य है उड़ीसा का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा उड़ीसा में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वह उड़ीसा में ही निकाली जाती है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। इसमें से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो इसमें से क्रिसिल है, केयर है, इकरा है, लेकिन आरबीआई जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आरबीआई क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आरबीआई की जो स्थापना थी यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। आरबीआई का जो अधिनियम था, आरबीआई का जो एक्ट था 1934 का, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना करी गई थी, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नुआखाई उड़ीसा का एक सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे और निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि जो नुआखाई है यह उड़ीसा का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है, और फसल कटाई का यह त्यौहार होता है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। उस त्यौहार का आपको नाम बताना है। तो आप याद रखिए गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद जो है नुआखाई का जो फेस्टिवल है वह उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा गणेश चतुर्थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया है और डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, HIV वायरस की खोज निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने की थी। HIV वायरस की जो खोज है निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने की थी। तो आप याद रखिएगा HIV वायरस की जो खोज है यह करी गई थी ल्यूक मोंटेग्नियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि HIV का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वर्गीय लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, जिस कारण से यह प्रश्न काफ़ी न्यूज़ में था और कई बार एग्जाम में जो हो चुके हैं, अभी कुछ पिछले एग्जाम जो हुए हैं उनमें यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आपको बताना है कि जो भारत रत्न पुरस्कार था यह लता मंगेशकर को किस वर्ष में दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, वर्ष 2001 में जो है दो व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक थी लता मंगेशकर और दूसरे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इन दोनों लोगों को जो है 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तथा इसकी जो शुरुआत है उस समय के हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा 1954 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो यानी कि 1954 से जो है यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। तथा पहला जो भारत रत्न पुरस्कार था 1954 में किसको दिया गया था? तो पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन 3 व्यक्ति थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन 3 लोगों को जो है पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सिटी है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। तो इसके बारे में आपको बताना है कि यह जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद देखिएगा सिंधु। ऑप्शन आपको जो यहाँ पे दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु नदी के तट पर आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में इसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन वर्तमान में आपको जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर है। तो यानी कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में है आपका मोहनजोदड़ो। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आइए जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, वे किन किन नदियों के किनारे अवस्थित हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पर मेंशन की गई हैं और इसको आइए देख लेते हैं। तो हड़प्पा काफ़ी फेमस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में है और यह आपको मिलेगा रावी नदी के तट पर, इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी के तट पर आपको मिलेगा रावी, मतलब मोहनजोदड़ो। इसके अलावा चौहंदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही है। चौहंदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मिलेगा और यह भी सिंधु नदी के ही तट पर अवस्थित है। कालीबंगा की लोकेशन राजस्थान में है और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर है। रंगपुर की लोकेशन आपकी है गुजरात में। रंगपुर आपको कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में मिलेगा और यह भादर नदी के तट पर अवस्थित है। रोपड़ पंजाब में मिलेगा और यह सतलज नदी के तट पर है। लोथल आपको मिलेगा गुजरात में, यह भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ पे लोथल की बात हो रही है गुजरात में। यह एक फेमस उस समय का बंदरगाह हुआ करता था, उस समय का पत्तन हुआ करता सिंधु घाटी सभ्यता का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल था लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर है। इसके बाद आलमगीरपुर, आप याद देखिएगा, आलमगीरपुर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा हिंडन नदी के तट पर यह स्थित है। सुतका गेंडोर यह पाकिस्तान में है तथा यह दस्क नदी के तट पर है। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है और यह दस्क नदी के तट पर है। बनावली हरियाणा में आपको मिलेगा और यह सरस्वती नदी के तट पर है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और धौलावीरा जो है कच्छ जिला गुजरात में आपको मिलेगा इसकी लोकेशन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यकृत, यानी कि लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लीवर यानी कि यकृत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। दिल के दौरे का कारण क्या होता है? दिल के दौरे का कारण क्या होता है?
तो आप याद रखिएगा, दिल के दौरे का कारण होता है आपका हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय तक अगर रक्त अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है, रक्त की कमी हो जाती है पहुंचने में, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग हम करते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। हमारे संविधान के अनुसार भारत है एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवादी राष्ट्र या एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है आपको बताना है हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यानी कि एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया आप याद देखिएगा, एक सेकुलर कंट्री है इंडिया, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इंडिया, भारत। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अटल सुरंग और जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पे आपको मिलेगी, इसकी लंबाई पूछी जा रही है कितनी है? तो अटल टनल जो है, अटल सुरंग की कुल लंबाई आपको मिलेगी 9.02 किलोमीटर। कितनी? तो 9.02 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहिष्कृत भारत, यह जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जो जनरल था, इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहिष्कृत भारत जो जनरल था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो आप याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने ही यह जनरल स्टार्ट किया था, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहिष्कृत भारत के अलावा मूक नायक का भी संबंध किससे है? तो भीमराव अंबेडकर से है। इसका भी संपादन जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 का जो विद्रोह था, इसको किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? उनका नाम बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 3 विधा सूचियां दी गई, यानी कि जो स्टेट लिस्ट हमारी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये किस अनुसूची में दी गई हैं आपको बताना है। तो ये तीनों आपको मिलेंगी 7वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेट लिस्ट में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो यूनियन लिस्ट है उसमें वर्तमान में कितने सब्जेक्ट्स हैं, और आपके कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट्स हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को निम्न में से क्या हुआ था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो इस दिन हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन पैक्ट जो था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। आप याद देखिएगा, 24 सितंबर 1932 को जो है आपका पूना पैक्ट हुआ था। तथा पूना पैक्ट जो है किसके बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर वर्सेज महात्मा गांधी, एमजी गांधी। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य जो है हुआ था पूना पैक्ट। कहाँ पर हुआ था? तो यरवदा जेल में, पुणे की यरवदा जेल में जो है, कहाँ गया यरवदा जेल। तो पुणे की जो यरवदा जेल, उस समय महात्मा गांधी वहीं पे थे यरवदा जेल में। तो पुणे की यरवदा जेल में ही 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। तथा इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यह पूरा पैक्ट तो हुआ था बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, लेकिन महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। महात्मा गांधी के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कहाँ पर? तो यरवदा जेल में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके और रह गए हैं।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसी में जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1916 में हुआ था, इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। उसके अलावा साइमन कमीशन की भारत आगमन कब होता है, तो साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचता है, तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। भारत में कहाँ पहुंचता है, तो मुंबई में पहुंचता है, जहाँ पर इसका बहुत बड़ी मात्रा में भारतीयों के द्वारा विद्रोह, मतलब भारतीयों के द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है। जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को, तो उस समय काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका विरोध भी किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो आप याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो आप याद रखिएगा लियाकत अली जो थे ये वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में थे। इनके बारे में आप याद रखिएगा। वही सरदार पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो सरदार पटेल क्या थे उस समय, तो सरदार पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, तो सूचना गृह मंत्रालय एवं प्रसारण, सूचना गृह एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार पटेल उस समय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले देखते थे, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, इसमें से कौन एक मीठे पानी की झील है, तो आप याद रखिएगा वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दामोदर, गोयल और स्वर्णरेखा नदियां जो है निम्नलिखित में से किस से निकलती हैं, यानी कि इनका उद्गम कहाँ से होता है। दामोदर, गोयल और स्वर्णरेखा नदियों का जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो आप याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, आपको बताना है। तो पहला जो लोकायुक्त है यह कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था आपका महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1953, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1953 में जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा को शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, सेंटर और स्टेट रिलेशन से संबंधित जो है इसमें से कौन सी समिति है, आपको बताना है। तो इसमें से आप याद देखिएगा सरकारिया आयोग, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकारी आयोग के बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको बताना है कि यह सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा था, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा ही अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा गया था, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा पंजाबी पीपुल भी, पीपुल अलग है पंजाबी अलग है, तो पीपुल और पंजाबी इन दो पत्रिकाओं का संबंध भी किनसे है, तो लाला लाजपत राय से है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, आपको बताना है। नेताजी जो यह सम्मान सूचक शब्द है सुभाष चंद्र बोस के नाम के सामने किस देश में जोड़ा गया था, तो यह जो है जर्मनी में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। जो चटगांव शस्त्रागार धावा हुआ था इसका संबंध किससे हो जाएगा, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा चटगांव शस्त्रागार पर हमला 1930 में हुआ था और यह किसके द्वारा किया गया था, तो सूर्यसेन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्यसेन ने जो है चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था 1930 में, तथा
ये बंगाल के उस समय काफ़ी फेमस क्रांतिकारी हुआ करते थे सूर्यसेन। इनको जो है हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, मास्टर दा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसके बारे आप इसके द्वारा इनके बारे में आपको याद रखना है। एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट आपको बताना है कौन सा है। तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता होगा। तथा दूसरे नंबर पर आपको अफ्रीका मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, पर्वतों के अध्ययन को हम बोलते हैं ओरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ओरोलॉजी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी के तट पर है? मतलब नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, इसमें से आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आपको बताना है नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो आप याद देखिएगा, सरदार सरोवर जो डैम है, सरदार सरोवर जो बांध है आपका नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा बांध? तो सरदार सरोवर जो बांध है आपको नर्मदा नदी पर मिल जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध भी है, नर्मदा नदी पर आपको मिलेगा इंदिरा सागर बांध भी जो है, इंदिरा सागर बांध भी आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर। तो इसके बारे में आप याद देखिए। इसके अलावा ओंकारेश्वर बांध भी आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा। ओंकारेश्वर के अलावा कुछ अन्य हैं, बस 3 आप याद देखिए। नर्मदा नदी पर एक हो गया बांध आपका सरदार सरोवर, दूसरा हो गया इंदिरा सागर, और तीसरा आपका हो गया कौन सा? तो ओंकारेश्वर। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो नागार्जुन सागर यह जो बांध है आपको किस नदी पर मिलेगा? तो नागार्जुन सागर जो बांध है आपको मिलेगा कृष्णा नदी पर। इसके बारे में आप याद देखिएगा। हीराकुंड बांध आपको मिलेगा महानदी पर, इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं भाखड़ा नांगल बांध आपको मिलेगा सतलज नदी पर। तो इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने जो है हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का जो सुझाव था यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इस शब्दावली का सुझाव दिया गया था राज कृष्ण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा हिंदू वृद्धि दर का संबंध है जीडीपी से संबंधित है, जीडीपी से रिलेटेड यह टर्म है आपका हिंदू वृद्धि दर। और इस शब्दावली का जो सुझाव था यह दिया गया था राज कृष्ण के द्वारा। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है? भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, भारत में कामगारों की जो संख्या अधिकतम आपको मिलेगी कृषि के एरिया में, कृषि के क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर में कामगार सबसे ज़्यादा वर्तमान में है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर। तो साथियों, इस प्रकार से एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज है 28वें नंबर की, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।